हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष चोपड़ा आज आपको कक्षा 12 के विषय भौतिक विज्ञान के यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्थिर वैद्युतिकी जो यूनिट है, इस यूनिट के अंदर आपके 4 चैप्टर सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें पहला चैप्टर है आपका विद्युत क्षेत्र, दूसरा है आपका गाउस के नियम एवं गाउस के नियम के अनुप्रयोग, तीसरा चैप्टर है आपका विद्युत विभव और चौथा चैप्टर है आपका विद्युत धारिता। और ये 4 चैप्टर मिलके एक पूरी यूनिट बनी है और इस यूनिट के जो अंक भार हैं वो 7 नंबर के हैं। इस यूनिट का जो अंक भार है वह 7 नंबर का है। अब हम इस यूनिट के फर्स्ट चैप्टर विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, परंतु विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करने से पहले अपन इस बात को समझेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है। तो सबसे पहली बात आती है स्थिर वैद्युतिकी की। स्थिर वैद्युतिकी की। अब स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर शब्द का अर्थ जो होता है वो तो होता है रुका हुआ। स्थिर का अर्थ होता है रुका हुआ। अगर आपको वैद्युतिकी का अर्थ पता पड़ जाए तो स्थिर वैद्युतिकी का अर्थ आप अपने आप ही ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन वैद्युतिकी के बारे में अध्ययन करते हैं। वैद्युतिकी वैद्युतिकी जो शब्द है वो बना है विद्युत से, और विद्युत जो उत्पन्न होता है वो उत्पन्न होता है आवेश। तो विद्युतिकी का मतलब विद्युत और विद्युत का मतलब सीधा सा अर्थ आवेश। तो वैद्युतिकी जो है वो होता है आवेश। तो वैद्युतिकी क्या होता है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप आवेश एवं आवेश के गुणों का अध्ययन करते हैं, वैद्युतिकी कहलाती है। वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश एवं आवेश के गुणों का अध्ययन किया जाता है। वैद्युतिकी कहलाती है। तो सबसे पहले वापस बनाते हैं। वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश एवं आवेश के गुणों का अध्ययन किया जाता है, वैद्युतिकी कहलाती है। अब आवेश जो है वो 2 अवस्थाओं में पाया जा सकता है, या तो आवेश स्थिर अवस्था में हो या फिर आवेश गतिशील अवस्था में हो।
तो इस आधार पर वैद्युतिकी की दो शाखाएं बनाई गई, एक स्थिर वैद्युतिकी और एक गतिक वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी आपकी पहली यूनिट है, तो पहले अपन ये समझते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है और गतिक वैद्युतिकी क्या होती है। वैद्युतिकी, तो वैद्युतिकी की जो है वो दो शाखाएं होती है। वैद्युतिकी की दो शाखाएं होती है, एक है आपकी स्थिर वैद्युतिकी और दूसरी है आपकी गतिक वैद्युतिकी। और अभी अभी आपने ये बताया है वैद्युतिकी का अर्थ होता है आवेश, और स्थिर का मतलब रुका हुआ, मतलब स्थिर आवेश। गतिक वैद्युतिकी मतलब गतिशील और वैद्युतिकी का मतलब आवेश। अब आपको स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा देनी है, तो आपको पता है कि वैद्युतिकी की एक शाखा है स्थिर वैद्युतिकी और वैद्युतिकी की दूसरी शाखा है गतिक वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन स्थिर आवेश का अध्ययन करेंगे, स्थिर वैद्युतिकी कहलाएगी। और वैद्युतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन गतिशील आवेशों का अध्ययन करेंगे, गतिक वैद्युतिकी कहलाएगी। तो वैद्युतिकी की दो शाखा हो गई, एक स्थिर वैद्युतिकी और एक गतिक वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। और वैद्युतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप गतिशील आवेशों का अध्ययन करते हैं, गतिक वैद्युतिकी कहलाती है। तो वैद्युतिकी की दो शाखाएं हो गई, एक हो गई आपकी स्थिर वैद्युतिकी वैद्युतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। और दूसरी शाखा है आपकी गतिक वैद्युतिकी। वैद्युतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिशील आवेश का अध्ययन किया जाता है,
गतिक वैद्युतिकी कहलाती है। तो स्थिर वैद्युतिकी की वो शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है, और वैद्युतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिशील आवेश का अध्ययन किया जाता है गतिक वैद्युतिकी कहलाती है। अब वैद्युतिकी की दो शाखाएं बनाई गई, जैसा आपको मैंने पहले बता दिया है। एक है स्थिर वैद्युतिकी और दूसरा आपकी गतिक वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में आवेश जो है वो स्थिर अवस्था में रहता है, और गतिशील और गतिक वैद्युतिकी में आवेश जो है वो गतिशील अवस्था में रहता है। जब आवेश स्थिर रहता है तो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जैसे ही आवेश गतिशील अवस्था में आता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। जब आवेश स्थिर अवस्था में रहता है तो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जैसे ही आवेश गतिशील अवस्था में आता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। और इसकी खोज सर्वप्रथम ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया था कि जब आवेश गतिशील अवस्था में होगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। चूंकि स्थिर वैद्युतिकी में जो 4 चैप्टर आ रहे हैं आपके, पहला विद्युत क्षेत्र, दूसरा गाउस का नियम, एवं गाउस के नियम के अनुप्रयोग, तीसरा विद्युत विभव, और चौथा विद्युत धारिता। यूनिट फर्स्ट के अंदर ये 4 चैप्टर लिए गए हैं, विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम एवं गाउस के नियम के अनुप्रयोग, तीसरा विद्युत विभव, चौथा विद्युत धारिता। और इन चारों चैप्टर के अंदर कहीं पर भी चुंबकीय क्षेत्र की बात नहीं की जाएगी। इन चारों चैप्टर में सभी जगह केवल और केवल विद्युत क्षेत्र के बारे में ही बात करेंगे। इसका मतलब इन चारों चैप्टर में आप विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो ये सारी की सारी किस में चली जाएगी? स्थिर वैद्युतिकी में चली जाएगी, क्योंकि स्थिर वैद्युतिकी में केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर, इन चारों चैप्टरों के अंदर आवेश स्थिर अवस्था में रहेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसलिए इन चारों चैप्टरों को वैद्युतिकी में रखा गया है।
फिर इसके पश्चात आपका जो 5वां चैप्टर चालू होगा वो होगा आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा मतलब आवेश प्रवाह की दर, और आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाहित हुआ, इसका मतलब यहां पर अभिधारणा आ गई गतिशील आवेशों की। आवेश का प्रवाह मतलब आवेश गतिशील अवस्था में आया, गतिशील अवस्था में आया तो विद्युत धारा प्रवाहित हुई। तो सर्वप्रथम ये बताया गया कि जब आवेश गतिशील अवस्था में आता है तो गतिशील अवस्था में होगा तो आवेश का प्रवाह होगा, और आवेश का प्रवाह होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो अपन ने आवेश का प्रवाह पढ़ने के लिए अपन ने विद्युत धारा वाला चैप्टर बनाया गया 5वां, और विद्युत धारा का अपन अध्ययन करेंगे। इसके बाद छठा चैप्टर जो आएगा वो आएगा विद्युत परिपथ। विद्युत धारा पढ़ी, विद्युत धारा के बाद विद्युत परिपथ स्टार्ट होगा। तो इन दोनों चैप्टर में यह बता दिया जाएगा कि आवेश जब भी प्रवाहित होता है, अर्थात आवेश जब गतिशील अवस्था में आता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। फिर जैसे ही आप 7वें चैप्टर पे आएंगे, चैप्टर जो है आपका वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। 7वां चैप्टर है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और यहां पर पहला टॉपिक जब अपन पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ओरस्टेड का प्रयोग। ओरस्टेड का प्रयोग पहला टॉपिक ही अपन यहां पर पढ़ेंगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में पहला टॉपिक यही पढ़ेंगे, ओरस्टेड का प्रयोग। और ओरस्टेड जो है वो अपने प्रयोग में ये बताएगा कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, अर्थात आवेश का प्रवाह होगा, और आवेश का प्रवाह जैसे ही होगा आवेश गतिशील अवस्था में आएगा, और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा। और फिर 7वें चैप्टर से अपन विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अध्ययन करना प्रारंभ कर देंगे। और उसके बाद 7वें चैप्टर के बाद 8वां चैप्टर चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण, ये आपका 8वां चैप्टर है। फिर आपका 9वां चैप्टर आएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और 7वां चैप्टर 10वां चैप्टर आ जाएगा आपका प्रत्यावर्ती धारा। और इन सभी चैप्टरों के अंदर आप विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करेंगे तो साथ में चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी करेंगे। और ये सभी चैप्टर आपके गतिक वैद्युतिकी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये 4 चैप्टर आपके स्थिर वैद्युतिकी के, ये चैप्टर आपके गतिक वैद्युतिकी के, और ये चैप्टर आपको गतिशील आवेश की अभिधारणा प्रदान कर देगा। 3 स्थिर वैद्युतिकी। अब स्थिर वैद्युतिकी जो है इसे अपन घर्षण वैद्युतिकी भी कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी को अपन घर्षण वैद्युतिकी भी कहते हैं। ठीक है, घर्षण वैद्युतिकी इसलिए कहते हैं क्योंकि जब दो कुचालक वस्तुओं को अपन आपस में रगड़ते हैं, जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो घर्षण होगा। और जैसे ही
जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा तो घर्षण होगा और घर्षण के फलस्वरूप इन दोनों वस्तुओं पर स्थिर आवेश आ जाएगा। तो सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक था विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह बताया कि जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उन पर स्थिर आवेश आ जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम विलियम गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो विलियम गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह बताया कि जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन पर स्थिर आवेश आ जाता है। तत्पश्चात फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन पर स्थिर आवेश आ जाता है और स्थिर आवेश उत्पन्न होने का कारण इलेक्ट्रॉन का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण होना होता है और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वो हमेशा धनावेशित हो जाती है और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। तब अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब कांच की छड़ को, ये मान लिया कि ये एक वस्तु है ए और इसका नाम है कांच की छड़, और ये एक वस्तु ले ली अपन ने, मान लिया कि ये एक रेशम का कपड़ा है, रेशम का कपड़ा, रेशम बोल दें, सिल्क का कपड़ा बोल दें, ये एक वस्तु है बी। तो जब कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और सिल्क का कपड़ा जो है वो ऋणावेशित हो जाता है। अर्थात कांच की छड़ धनावेशित हुई तो इसका अर्थ है कि कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और सिल्क का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है तो इसका अर्थ है कि सिल्क का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए कांच की छड़ धनावेशित हो गई और सिल्क का कपड़ा ऋणावेशित हो गया। परंतु सबसे बड़ी बात यह आती है कि भाई कांच की छड़ में ही ऐसी क्या विशेषता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो त्याग रहा है और रेशम का जो कपड़ा है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि भाई रेशम का कपड़ा जो है वो कांच की छड़ को इलेक्ट्रॉन त्याग दे? तो इस बात को समझने के लिए अपने को ये पता है कि प्रत्येक वस्तु जो है उसके अंदर परमाणु होता है और परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न त्रिज्याओं की वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं और नाभिक के पास में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नाभिक का आकर्षण बल सर्वाधिक होता है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को अपन नाम देते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। और बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे अपन कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो कांच की छड़ के अंदर नाभिक का इस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल सर्वाधिक होगा और इस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल इसकी तुलना में थोड़ा सा कम होगा। इसी प्रकार से रेशम के कपड़े में भी नाभिक का संयोजी इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल होगा। अब इन दोनों वस्तुओं को जब रगड़ेंगे तो इन वस्तुओं में जिस नाभिक का संयोजी इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल कम होगा वो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग लेगी और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगी। चूंकि कांच की छड़ में नाभिक का संयोजी इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल सिल्क के कपड़े की तुलना में कम होता है, इसलिए
कांच की छड़ जो होती है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती है और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, इसलिए कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है तथा सिल्क का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है।